गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है भारत एवं यूरोपीय उपनिवेशवाद। अभी हमने पहले चैप्टर में यूरोपीय उपनिवेशवाद या यूरोप में कहाँ कहाँ उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई थी, कौन कौन से राष्ट्र उसमें आगे थे, कौन कौन से राष्ट्र में स्पर्धा चली थी उपनिवेश के लिए, ये हमने देखा। अभी हम भारत का यूरोपीय उपनिवेशवाद से क्या संबंध था ये हम देखेंगे। उसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे पुर्तगाली। अभी पुर्तगाल का जो नाविक था वास्को दी गामा, आप सबने वास्को दी गामा का नाम सुना होगा कि वास्को दी गामा 1498 में कालीकत बंदरगाह पर पहुंचा और पुर्तगालियों ने अरबों की नौसेना को परास्त कर भारतीय समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। जब वास्को द गामा 1498 में कालीकत बंदरगाह में पहुंचा तब वहाँ झमोरिन नाम का राजा था। झमोरिन ने बड़ी अच्छी तरीके से वास्को द गामा का स्वागत किया था और वास्को द गामा को भेंट में मसाले दिए थे, मसालों की चीज़ें दी थी। जैसे हम कलमी वलमी बोलेंगे ना, उस केरल की तरफ मसाले के पदार्थ ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। उससे जब वास्को द गामा पुर्तगाल वापस गया तो जाते जाते वो मसाले उसने बेचे तो उसके जर्नी के 60% ज़्यादा मुनाफा उसने उस पर कमाया था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि जो अरबों की जो सेना थी समुद्री तट पर, उनको परास्त कर दिया और वहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अभी दक्षिण भारत के जो राज्य थे उसके आपस में विवाद चल रहे थे और संघर्ष का आपस में विवाद जो चल रहे थे उन आपस के झगड़ों का फायदा किसने उठाया? पुर्तगालियों ने उठाया और भारत का जो पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र है उसमें अपनी उपनिवेश स्थापित करना चालू कर दिया। यानी भारत के जो लोग थे वो आपस में झगड़ते थे, यानी दोनों का झगड़ा और तीसरे का फायदा। इस तरह पुर्तगालियों ने अपने भारत में उपनिवेश स्थापित किए। पुर्तगालियों ने अपनी बस्ती की रक्षा के उद्देश्य से अभी किलों का निर्माण करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ भी उपनिवेश या कॉलोनीज उन्होंने स्थापित की थी उनकी रक्षा के लिए उन्होंने भारत में किले बांधना शुरू कर दिया। अभी किलों पर रसद पहुंचाना, यानी खाना वाना जो कुछ भी लगता है वो पहुंचाना, किलों को बाहर से जो आक्रमण हो सकता है उससे रक्षा करना आदि जो बातें थी वो पुर्तगाल की युद्ध नीति में शामिल होती थी। उनकी जो नौसेना थी, नौसेना यानी समंदर के ऊपर काम करने वाले सैनिक, तो वो उनकी जो नौसेना थी बहुत ही शक्तिशाली थी। वे अपने नौसेना की सहायता से शत्रु प्रदेश को ध्वस्त कर देते थे और स्थानिक जो भारतीय शासक है उनके लिए पुर्तगालियों के नौसेना का सामना करना संभव नहीं होता था क्योंकि उनकी नौसेना बहुत ही शक्तिशाली थी। आगे चलकर पुर्तगालियों ने क्या किया कि जो हिंद महासागर है उस पर प्रभुत्व स्थापन करना प्रारंभ कर दिया और स्थापित कर लिया। उसके बाद भारतीय शासकों को हिंदी महासागर से गुजरने के लिए पुर्तगालियों से कारताज लेना पड़ता था। अभी भारत की ही चीज, भारत की ही भूमि, भारत का ही समंदर, लेकिन पुर्तगालियों ने अपनी नौसेना के माध्यम से उस पर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित कर दिया। अभी वो सागर से जाने के लिए, हिंदी महासागर से जाने के लिए भारतीयों को अगर गुजरना हो तो उनको पुर्तगालियों से परमिशन लेनी पड़ती थी या लाइसेंस लेना पड़ता था। इसको ही कारताज कहा जाता है। अनुमति या अनुज्ञा पत्र या कारताज आदि के बिना प्रवास करने पर जहाज़ों को या तो जब्त कर लिया जाता था या उन्हें डुबा दिया जाता था। अगर भारतीय जहाज़ के पास पुर्तगाली शासक का अनुज्ञा पत्र या कारताज नहीं है तो वो जहाज़ वो छीन लिया जाता था भारतीयों से या उसे समंदर में ही
डुबा दिया जाता था। पोर्तियों का नाविक दल इतना शक्तिशाली था कि जो मुगल थे, आदिल शाही थे, कुतुब शाह थे, आदि लोगों को भी पुर्तगालियों से समंदर के मार्ग से व्यापार करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, कारताज लेना पड़ता था। अभी 1608 में भारत का जो पश्चिम तटीय प्रदेश है, उसका जो क्षेत्र है, दीव है, दमन, चौल, गोवा, होनावर, गंगोली, बसरूर, मंगलोर, कन्नूर, कोडुंगलूर, कोची, कोलम में पुर्तगालियों ने अपनी कोठियाँ यानी फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। अब ये सब नाम हमने सुने तो हमको केरल का कुछ इलाका दिखाई दे रहा है और कुछ गोवा के आजू बाजू का इलाका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पुर्तगालियों ने व्यापार करने के लिए या अपना माल रखने के लिए कोठियाँ यानी फैक्ट्री बसा ली थी। उसी प्रकार पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रों, जिस प्रकार पश्चिम क्षेत्र में, उसी प्रकार पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र में नागापट्टिनम, मयिलापुर और बंगाल के हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों ने अपनी कोठियाँ बसा ली थी। यानी पूरब की तरफ भी उन्होंने अपनी कोठियाँ बसा ली थी और पश्चिम की तरफ अपनी कोठियाँ बसा ली थी। पुर्तगालियों के पूर्वीय साम्राज्य था, उसकी जो राजधानी थी वो गोवा थी। क्या थी पुर्तगालियों की पूर्वीय साम्राज्य की राजधानी? गोवा। केप ऑफ गुड होप से लेकर पूर्वी चीन के मकाओ तक पुर्तगालियों के जो उपनिवेश थे, अभी सारे जो उपनिवेश थे सभी संयुक्त रूप से भारतीय साम्राज्य में शामिल हो गए थे। इन पर पोर्तुगीज जो राजा था उसके द्वारा ये जो कुछ भी पूर्वीय पश्चिम दिशा में गोवा के आसपास या समुद्री इलाके में पुर्तगालियों ने जो कुछ भी इलाका अपने अंडर कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसको विजयी ए कापिताव जराल यानी राजा का प्रतिनिधि या सेनापति कहा जाता था। ये जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था, इसकी जो नियुक्ति थी वो 3 साल के लिए की जाती थी। मुख्य अधिकारी को परामर्श देने के लिए एक सलाहकार मंडल भी होता था कि उसके माध्यम से वो अधिकारी को सलाह दे क्या सही है क्या गलत है। इस जो मंडल था सलाहकार मंडल, इस मंडल में गोवा का अर्स बिशप यानी मुख्य धर्मगुरु, चांसलर यानी न्यायाधीश, वेदोर दफेजेंद यानी संपत्ति अधिकारी और गोवा का कपिताव यानी कैप्टन आदि के साथ साथ कुछ वंश परंपरागत जो सरदार थे, उमराव वर्ग था, आदि लोगों का भी इस सलाहकार मंडल में समावेश होता था। और इस मंडल का अध्यक्ष जो है उसको विजयी नाम से जाना जाता था। अभी 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि प्रतिवर्ष पोर्तुगाल से भारत में प्रतिवर्ष कितने जहाज आ सकते थे? 5 जहाज आते थे। इन जहाज़ों पर तोहफे आती थी। उसके बाद पुर्तगाली दमन, वसई और गोवा में जहाज निर्माण करते थे। यानी हर साल पुर्तगाल से भारत में 5 जहाज आते थे, बराबर है। और ये जो जहाज बनाने का काम था ये दमन, वसई और गोवा में करते थे। और इसके लिए जो लकड़ी इस्तेमाल की जाती थी वो सागवान की लकड़ी होती थी। अब पुर्तगाली नौसैनिकों और अस्त्र शस्त्रों को पुर्तगाल से जहाज़ों से भारत में भेजा जाता था। जो अस्त्र शस्त्र होते थे, वस्तु होती थी, वो पुर्तगाल से सागर के मार्ग से कहाँ आती थी? भारत में आती थी। इस समय जो मराठा शासक थे वो कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज को छोड़कर भारत में किसी भी शासक के पास नौसेना नहीं थी। यानी जैसे पुर्तगाल के पास सागरी सेना थी, उसी प्रकार अगर हम बात करें कि भारत के शासन में जो राजा रहते थे विभिन्न, उसमें केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के पास ही नौसेना थी। इसीलिए पुर्तगालियों को अन्य
भारतीय शासक को सामना करना कठिन हो रहा था। 17वीं शताब्दी में हिंद महासागर में हुए नौसैनिक युद्धों में डच और अंग्रेज़ों ने मिलकर पुर्तगालियों को परास्त किया था। अभी 17वीं शताब्दी में विभिन्न स्पर्धक भी आए व्यापार करने के लिए, जिसमें डच थे, अंग्रेज़ थे, फ्रेंच थे। तो हिंदी महासागर में आपस में इनकी भिड़ंत हुई और डच और अंग्रेज़ों ने मिलकर पुर्तगालियों को क्या किया था, परास्त किया था। अभी धार्मिक जीवन इनका कैसा था, तो पुर्तगालियों का जो धर्म था वो ईसाई धर्म था। उन्होंने ईसाई धर्म के विभिन्न प्रार्थना स्थल बनवाए और दुरुस्त करने पर और अपने ईसाई धर्म के प्रार्थना स्थल बनवाए। उसके बाद जो अन्य धर्म को उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अन्य धर्म के जो मंदिर थे उसको बनवाने और दुरुस्त करने में उनको क्या कर दी, रोक लगा दी। पुर्तगालियों ने अन्य धर्म के जो त्यौहार थे, उत्सव थे या विवाह जैसे प्रसंग थे उनको मनाने में रोक लगा दी। जो स्थानीय भाषा थी उनका दमन करना शुरू कर दिया कि भाई आप स्थानिक भाषा में नहीं बोल सकते। और जो जिन जिन लोगों ने अपना धर्म बदलना शुरू कर दिया, वो धर्म बदलने वालों को उन्होंने ईसाई धर्म में प्रवेश दिया, उनको नौकरियां भी प्रदान की। यानी उन्होंने अपने धर्म का प्रसार करना शुरू कर दिया और लोगों को मजबूर किया कि वो क्रिश्चियन धर्म का क्या करें, स्वीकार करें। गोवा जो था उनकी राजधानी थी। उसके बाद वो एक बंदरगाह भी था, जो मुक्त बंदरगाह का स्वरूप उन्होंने गोवा को दिया। इसका परिणाम क्या हुआ कि एशिया के विभिन्न देशों के जो व्यापारी थे वो गोवा में आने जाने लगे थे। हमने अभी जो पुर्तगाली भारत में आए, और सबसे पहले जो पुर्तगाली भारत में आया वो 1498 में वास्को द गामा आया कालीकत बंदरगाह पे। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए और धीरे धीरे यहाँ के लोगों को अपने धर्म का यहाँ पर प्रसार किया। लोगों को ज़बरदस्ती की कि वो क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार करें, स्थानिक भाषा में ना बोले, अन्य धर्म पर पाबंदी लगा दी ने अपना वर्चस्व उन्होंने इस क्षेत्र में पूरी तरह प्रस्थापित किया। लेकिन डच और अंग्रेज जो थे उन्होंने पुर्तगालियों को विरोध किया और हिंदी महासागर में जो युद्ध हुआ था वहाँ पर उनका पराजय किया। इस तरह पुर्तगालियों ने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिशों ने अपने उपनिवेश का किस तरह भारत में विस्तार किया। अभी 31 दिसंबर 1600 में, कब? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। अभी जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जिस वक्त इसकी स्थापना हुई तब इंग्लैंड की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व की तरफ व्यापार करने की परमिशन दी थी या अनुज्ञा पत्र दिया था। अभी जो ब्रिटेन से जो जहाज जो है वो पूर्वी देशों में भेजा जाता था, वहाँ पर विविध माल बेचा जाता था, पैसा कमाया जाता था, उससे मसालों के पदार्थ की खरीदारी की जाती थी। वापस ये व्यापारी इंग्लैंड जाते थे, वहाँ पर मसाले बेचते थे और ज़्यादा लाभ कमाते थे। ये जो कार्य था यानी क्या करना कि पूर्वी देशों में जहाज भेजना, वहाँ से कच्चा माल खरीदना और फिर मसाले के पदार्थ खरीदना और वो वापस इंग्लैंड में जाकर ज़्यादा लाभ कमाकर बेचना, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रारंभिक उनका जो कार्य था उसका स्वरूप था। उस समय जहाज
पाल के सहारे चलता था, यानी शीड मराठी में अगर बोलेंगे शिडाची जहाज असं त्याला आपण म्हणतो, पाल की जहाजाने जिसको एक काले रंग का कपड़ा बंधा रहता है, उस तरीके के जहाज थे। इसका परिणाम क्या होता था कि अगर समुद्र में लहरें आती थी और ज़्यादा ज़ोर से आती थी तो वायु की जो दिशा थी उसके आधार पर जहाज़ों का आवागमन किया जाता था। जो दिशा दिखाने का काम होता था वो वायु यानी हवा के माध्यम से होता था। इसीलिए इंग्लैंड से जहाज़ों को समय पर निकलना, विशिष्ट समय में विशिष्ट स्थल पर पहुंचना बहुत ही अनिवार्य था। या मौसम के साथ बदल अगर होता तो वो हवा में बदल होने के कारण जहाज़ों को धोखा होता था, इसीलिए विशिष्ट समय में ही उनको निकलना पड़ता था। इसके कारण क्या हुआ कि माल की खरीदी बिक्री करने में कठिनाई होती थी, यानी जो विशिष्ट समय में ही उनको माल खरीदी करना पड़ता था, उतने समय में ही वहाँ पर पहुँचना पड़ता था, इसीलिए माल की खरीदी बिक्री में कठिनाई होती थी। कीमत कम होते समय खरीदे गए माल को रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायी रूप के स्थान प्राप्त करने की आवश्यकता का अनुभव होने लगा था। अभी जब कीमत कम रहती थी तो ज़्यादा मात्रा में माल खरीदी किया जाता था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो माल रखने के लिए या वो सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह नहीं थी, इसीलिए उसे जगह की आवश्यकता लगने लगी। इंग्लैंड से दिसंबर और अप्रैल के मध्य निकलकर भारत में व्यापार समाप्त करके अगले साल जनवरी तक वापस पहुंचना, इस प्रकार 13 और न्यूनतम 9 माह का क्रम निश्चित था। यानी वो दिसंबर से अप्रैल तक निकलते थे और दूसरे साल जनवरी तक उनको वापस जाना होता था, यानी उनके पास समय की क्या थी, लिमिटेशन थी, उसी वक्त उनको आना जाना पड़ता था। इसके क्या कारण कंपनी ने क्या किया कि वो माल रखने के लिए जो अतिरिक्त उत्पादन वो कमा रहे थे या अतिरिक्त माल वो माल वो इकट्ठा कर रहे थे, उसके लिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोठिया स्थापित करने का निर्णय ले लिया। ऐसे कोठियों को ही, यानी जो कोठिया यानी जहाँ पर सामान रखा जाता है, ऐसे कोठियों को ही फैक्ट्री और वहाँ कहा जाता है, और वहाँ काम करने वाले जो नौकर थे, कारीगर थे, उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था। अभी 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अधिनियम बनाया, नागरिक एवं सैन्य अधिनियम। उसके तहत क्या हुआ, कंपनी के सेवकों को दंडित करने का अधिकार कंपनी को प्रदान किया गया। 1623 का जो अधिनियम था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकारी लोग थे उनको कंपनी में काम करने वाले फैक्टर्स को दंड देने का अधिकार मिल गया। इस प्रकार कंपनी को पूर्वीय देशों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय, उसने क्या किया कि कंपनी के अधिकारियों को एकाधिकार का नया राजपत्र देकर पौरात्य देशों में किलों का निर्माण करना, सेना रखना, अन्य धर्म के लोगों से युद्ध एवं संधि करना, ऐसे विविध अधिकार चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान कर दिए कि आप भारत में जाकर किला स्थापित कर सकते हो, उसके बाद विविध धर्म के लोगों से युद्ध कर सकते हो या संधियाँ कर सकते हो। अभी इस 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुआ कि कंपनी का कामकाज जो था वो सूरत और चेन्नई, जिसको मद्रास कहा जाता था, वहाँ से चलता था। चेन्नई की कार्यकक्षा में भारत का पूर्व तटवर्ती क्षेत्र, जिसमें उड़ीसा, बंगाल और पूर्व के अन्य देश आते थे। अभी सूरत की कार्यकक्षा जो थी वह उसमें महाराष्ट्र का राजापुर, लाल सागर का ओखा, फारस की खाड़ी, बसरा आदि स्थानों पर कोठियाँ थी। सूरत की कोठियों में एक मुनीम, एक गोदाम, एक खजांची, कुछ कर्मचारी, क्लर्क, यानी वो कोठियों का कारभार चलाने के लिए कारागिर और कुछ अधिकारियों की क्या की थी, निम्नलिखित की थी। इसके साथ साथ धर्मगुरु भी थे, शल्य चिकित्सक भी थे, उसके बाद रसोईया, प्रेसिडेंट्स आदि लोगों की
नियुक्ति उस सूरत के कोठियों में की गई थी। प्रत्यक्ष रूप से कोठियों में काम करने वाले जो अंग्रेज थे वो उम्मीदवार, क्लर्क, फैक्टर्स आदि विभिन्न उनके लिए पद स्थापित किए गए थे, उन पर वो काम करते थे। कंपनी में भोजन की सुविधा थी। कंपनी द्वारा जो प्रतिबंधित वस्तु है उसको छोड़कर अन्य वस्तुओं का निजी व्यापार करने की अनुमति उन अधिकारों को प्राप्त थी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था? तो एक कपड़ा, दूसरा नील, तीसरा मसाले का पदार्थ, ऊन, सीसा, मूंगा और हाथी दांत आदि विभिन्न चीज़ों पर कंपनी ने प्रतिबंध लगाया था। उसको छोड़कर सभी चीज़ों का व्यापार ये अधिकारी वर्ग कर सकते थे। कंपनी ने सुरक्षा की दृष्टि से किले बनाने की नीति प्रारंभ की थी। उन्होंने अरमगांव, जो चेन्नई के उत्तर भाग में 90 किलोमीटर दूरी पर है, एक किला बनवाया था। चेन्नई में कोठी और किला बनवाया था। इस किले को फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने टंकसाल यानी जहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। यहाँ पर प्रारंभ किया। कहाँ पर प्रारंभ किया? अरमगांव में। ठीक है, कहाँ पर है? चेन्नई से 90 किलोमीटर दूर पर है। और वहाँ पर सोना, चांदी, मिश्र धातु और तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिया। यानी व्यापार के लिए जो चलन चाहिए था वो भी अब कौन बनाने लगे थे? अंग्रेज बनाने लगे थे। 1661 में क्या हुआ कि इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स सेकंड, उसका जो पुर्तगाल की राजकुमारी है ब्रैगेंजा, उसके साथ विवाह तय हो गया, मैरिज तय हो गया। तो पुर्तगाली राजा ने क्या किया कि जो मुंबई था अपना बॉम्बे, जो मुंबई द्वीप था या मुंबई आइलैंड था, वो इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को क्या कर दिया? मैरिज में गिफ्ट कर दिया या भेंट कर दिया। चार्ल्स ने क्या किया कि अब्राहम शिपमन नाम का एक अंग्रेज़ अधिकारी, उसके साथ 500 सैनिक दिए और वो सैनिक लेकर वो मुंबई का उसे गवर्नर बना दिया। लेकिन 1665 में मुंबई पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों के अधिकार में उसने ला ली। मुंबई के अंतर्गत मुंबई आता था, माहिम आता था, परेल, वडाला, वरली, सायन, माझगांव, ये 7 द्वीप में मुंबई के अंडर आते थे। यानी अब्राहम शिपमैन वहाँ पर गया, उसने मुंबई पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर दिया और मुंबई, माहिम, परेल, वडाला, वर्ली, सायन, माझगांव, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 7 द्वीपों से मुंबई बना था। मुंबई के शासन कार्य के लिए जितना खर्च होता था उस अनुपात में वहाँ से प्राप्त आय कम होने के कारण चार्ल्स ने मुंबई द्वीप ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। यानी मुंबई द्वीप समूह से चार्ल्स सेकंड को ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल रहा था, बल्कि उसको लॉस हो रहा था। इसीलिए मुंबई महाद्वीप का कारभार चलाने की जिम्मेदारी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1669 में सूरत के प्रेसिडेंट जॉर्ज ऑक्सीडेन को मुंबई का गवर्नर बनाया गया। किसको? ऑक्सीडेन को। किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और कमांडर इन चीफ के नाम से उसकी नियुक्ति कर दी। मुंबई में अंग्रेज़ों ने सोना, चांदी, तांबा, जस्त आदि धातु के सिक्के ढालना शुरू कर दिया और कंपनी द्वारा वहाँ पर व्यापारियों और कारीगरों को आकर रहने के लिए प्रेरित कर दिया। यानी अभी भी आप देखोगे कि मुंबई का इम्पोर्टेंस इतना है, जो हमारे इकोनॉमिकल कैपिटल कहलाती है, आर्थिक राजधानी मुंबई हमारी कहलाती है। तो वहाँ पर काम, आपको कभी भी जाएंगे तो काम की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने की आपकी क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए। तो वहाँ पर उन्होंने विभिन्न व्यापारियों को निमंत्रित किया, कारीगरों को निमंत्रित किया और मुंबई के सुरक्षा के लिए 5-6 जहाज लगा दिए और 300 सैनिक लगा दिए और उनके पास बंदूक, यानी वो पूरे शस्त्रधारी थे। और मुंबई की सुरक्षा इस प्रकार मुंबई ईस्ट इंडिया के हाथों में आई। आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है और कॉम्पिटिटिव के दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि मुंबई कैसे
पुर्तगालियों के पास था और किस तरह इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड को मिला, प्रेजेंट में मिला, उसको वो संभालना या मुनाफा वहाँ पर कम मिल रहा था, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने सौंप दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पर पूरी तरह अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इस वीडियो में हमने किस प्रकार पुर्तगालियों ने भारत में अपने उपनिवेश स्थापित किए, व्यापार का विकास किया, दूसरी बात इंग्लैंड ने किस तरह अपने व्यापार का विकास किया, किस तरह फैक्ट्रीज लगवाई, ये हमने इस वीडियो में देखा है। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।